दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए करीब एक पखवाड़ा बीत रहा है। भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्यमंत्री 15 दिसंबर को शपथ ली थी और उनके साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो राजपूत समाज से हैं और प्रेमचंद बैरवा जो दलित समाज से हैं, इन लोगों ने शपथ ली थी। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। वसुंधरा राजे का अगर वो दृश्य आपको याद हो कि जब राजनाथ सिंह जो बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे थे, उन्होंने जब हाथ में पर्ची दी और वसुंधरा ने खोल करके उसे देखा तो वो भौचक्की रह गई, क्योंकि पहली बार चुने गए विधायक भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए लिखा हुआ था। हालांकि इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के चलते उन नौजवानों में ये मैसेजिंग की गई है जो खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते हैं। उन्हें भी एक सपनों की उड़ान दी गई है कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और ये प्रत्याशा पैदा करना नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक कुशलता है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी दिग्गज नेता को दरकिनार करना क्या मोदी के लोकसभा चुनाव में भारी नहीं पड़ सकता है? और वसुंधरा के विधायकों को, जो उनके खास लोग हैं, उनको मंत्रिमंडल में अगर जगह नहीं दी गई तो फिर ये बगावत की आग जो कहीं अभी सुलग रही है वो धुआं नहीं गुबार में भी बदल सकती है। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान नहीं है, आडवाणी भी नहीं है, जिन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन काल में गुजरात लॉबी के सामने भी हथियार नहीं डाले। वो लगातार आंखों में आंखें डाल करके बात करती रही। चुनाव के दरमियान उनकी उम्मीद रही होगी कि वे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जिस तरह से उनको दरकिनार करके भजनलाल शर्मा की ताजपोशी हुई वो जरूर उनके लिए शॉकिंग है, और ऐसे में उनके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना ये उनकी प्राथमिकता होगी। और यही वजह है कि अभी तक भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। राजस्थान में नरेंद्र मोदी जब अपनी गारंटी की बात कर रहे थे तो 100 दिन में 100 गारंटियों को पूरा करने की बात कह रहे थे, और अभी जब सरकार बने ही 15 दिन निकल गए हैं तो कितनी गारंटी पूरी होंगी, कितना कामकाज होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में केवल राम मंदिर का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है और उसके जरिए उसमें नरेंद्र मोदी का अपना लोकप्रियता भी है। इन दो मुद्दों पर बीजेपी चुनाव मैदान में जाना चाह रही है। लेकिन राजस्थान में तो चेहरा वसुंधरा का है। वसुंधरा की वजह एक और बड़ी वजह है कि जिस तरह से जाट नाराजगी दिखाई पड़ रही है इस समय, उसको हालांकि साधने के लिए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में लाया गया था। किसान आंदोलन के समय से ही ये नाराजगी थी, और फिर जब उनकी मिमिक्री हुई तो उनको आगे किया गया और उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये मेरा अपमान नहीं है, मेरी जाति और किसानों का अपमान है। असल में ये पेंच राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब यहां पर फंसने वाला है, जहां पर आप अगर जोड़ेंगे तो करीब 100 लोकसभा की सीटें पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश की 22 उसमें सीटें हैं, तो 80 से 100 सीटों पर जो जाटों का प्रभाव है, और जाट प्रभावशाली जाति है। राजस्थान की 4 प्रभावशाली जातियों में जाट आती है, और वसुंधरा जाट की बहू है। सबसे मुश्किल जो पैंच फंस रहा है वो यहां पे फंस रहा है। और ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल तो वैसे ही बाहर हैं, राजस्थान में एक और पैंच है, वो है भारतीय आदिवासी पार्टी बीजेपी के लिए, और बहुत तेजी से वो उभर रही है। इधर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आदिवासियों में भी नाराजगी है। बहुत सीनियर लीडर हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनके लोगों को या उनको अगर कैबिनेट में जगह नहीं दी गई तो भी बड़ा मुश्किल होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी नई प्रत्याशाओं को जगाना चाहते हैं और उनसे काम लेना चाहते हैं। गुजरात मॉडल जैसे बनाया था उन्होंने, पूरी कैबिनेट को बदल दिया, वैसे ही राजस्थान में कुछ वो करने की
जुगत में हैं, लेकिन बस मैं फिर से कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे वो नहीं है कि जो भूपेंद्र पटेल हों या कोई और मुख्यमंत्री हों जिनको आप दरकिनार कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है अगर उनके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। तो ये मोदी जी के लिए, और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें, पिछले बार 24 बीजेपी ने जीती थी, एक हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, वो भी जाट समाज से। तो 25 सीटों को फिर से प्राप्त करने की जो प्रत्याशा है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि बाकी जगहों से तो आपकी सीटें घट रही हैं, बिहार से सीटें घट रही हैं, बंगाल में भी 18 सीटें जीतना बहुत मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि अमित शाह और जेपी नड्डा वहां गए और उन्होंने तो टारगेट दिया कि हम दोगुनी सीटें करने जा रहे हैं, यानी 35-36 सीटें हम जीतना चाहते हैं। लेकिन बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभी कार्ड खेला है कि खड़गे साहब पीएम फेस हों, तो जो दलित जातियां मोदी जी की तरफ जा रही थी, उन दलितों को भी एक तरह से उन्होंने एड्रेस कर लिया, और जो कमजोरी उनकी दिखाई पड़ रही थी उस कमजोरी को भी उन्होंने अब उसकी भरपाई कर ली है। और इधर जो भारत न्याय यात्रा आनी है, जो जब बंगाल से गुजरेगी, तो बंगाल का वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। दार्जिलिंग बाला एरिया है जहां पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। उस इलाके से भारत न्याय यात्रा गुजरेगी, तो बंगाल में कैसे वो 35 सीटें जीतेंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 18 सीटें क्या उनको वापस मिल पाएंगी। ऐसे में राजस्थान को अगर हाथ से फिसलने दिया नरेंद्र मोदी ने, तब तो फिर उनके पास बचता ही क्या है। एक उत्तर प्रदेश, और उसमें भी ये स्थितियां दिख रही हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर के जरिए घेरना चाहते हैं, खड़गे साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे, मायावती भी अगर आ गई इंडिया अलायंस में, तो फिर क्या होगा नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में राजस्थान एक पैंच बना हुआ है, और यहां अगर कोई भी गलती हुई, जैसे आपने प्रेमचंद बैरवा को या दिया कुमारी को डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन अभी तक उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई विभाग नहीं है, सारे विभाग अभी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो काम भी जरूरी होगा। जब तक लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी, लोगों को काम नहीं दिखेगा, जो आपने गारंटियां दी हैं, जो वादे आपने किए हैं, और उन वादों के आधार पर 115 सीटें दी हैं बीजेपी को राजस्थान के लोगों ने, और राजस्थान के लोग बहुत विवेकशील है इस मामले में कि हर 5 साल के बाद वो सरकार बदलते हैं, और ऐसे में उनको बातें चुभती भी हैं। वो राजपूताना वाला एरिया माना जाता है जहां पर जाटों की अपनी अस्मिता है, राजपूतों की अपनी अस्मिता है, और मीणाओं की अपनी अस्मिता है। तो वो जो अस्मिता बोध है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए मुश्किल में न डाल दे, इसीलिए बहुत फूंक फूंक करके कदम रखा जा रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को अभी थोड़ा सा पीछे धकेल दिया गया है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। शिवराज सिंह चौहान के लोगों को तो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है मध्य प्रदेश में, हालांकि उतने लोगों को भी नहीं दी गई है, लेकिन राजस्थान में अगर वसुंधरा के लोगों को जगह नहीं दी गई, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा जाट परिवार की बहू हैं और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सबसे कद्दावर नेता है, और वो ऐसी नेता भी हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है, अभी भी सरेंडर नहीं किया है। भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई हैं, लेकिन अभी अपने लोगों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना, और अगर ये नहीं होता है तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले वो कुछ भी खेल कर सकते हैं, और ये खेल उस समय तो और भी आपको महत्वपूर्ण दिखेगा जब इंडिया अलायंस मजबूत होगा। इस तरह की कोई पार्टी जब शासन में होती है, अगर उसके सामने कोई मजबूत गठबंधन, कोई मजबूत दल सामने आता है और उस पार्टी की हार की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं, तो उसके भीतर से जो बगावती स्वर है वो तेजी से उभरते हैं। अभी तक वो बगावती स्वर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के भीतर जो आग है
वो शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी तो खुल करके बोलते रहते हैं, राजनाथ सिंह भी चुप साधे बैठे हुए हैं, और ये तमाम लोग हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी क्या चल रहा है ये भी उनको पता है कि लगातार उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है गुजराती लॉबी के जरिए, अमित शाह के जरिए। अमित शाह नंबर 2 की पोजीशन पर ही रहना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकना, उनको चेक करना, ये भी लगातार वो साजिश चल रही है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को कभी आगे किया जाता है, कभी किसी और का नाम उछाला जाता है। तो ये जो भीतर खाने बीजेपी में जो तमाम ऐसे धड़े हैं जो नरेंद्र मोदी को कमजोर होते देखे, इंडिया अलायंस को मजबूत होते हुए देख, वो अचानक फिर खड़े होंगे और उस समय संभालना मोदी जी के लिए मुश्किल होगा, और राजस्थान भी एक उसकी कड़ी है। शुक्रिया, धन्यवाद।